हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आरंभिक समाज कैसे रहते थे, कैसे आरंभिक समाज का विकास हुआ और बहुत सारा चीज़ देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह चैप्टर आरंभिक समाज अध्याय 2 सोनाक्षी के प्रश्न से शुरू होता है, जिसमें सोनाक्षी अपने दादा के साथ मेले में घूम रही थी। मेले में भीड़ अधिक थी। झूले में जब सोनाक्षी ऊंचाई पर पहुंची तो उसे बड़ी संख्या में आसपास मकान नजर आए। वह सोचने लगी कि क्या लोग हमेशा से ऐसे ही रहते थे। झूले से नीचे आकर उसने दादा से पूछा, क्या लोग हमेशा इसी तरह साथ रहते थे। तब दादा ने उसे बताया, प्राचीन काल में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया होगा तो उस समय उसका अपना कोई समाज नहीं था। प्राचीन काल में अतीत में जब पृथ्वी पर इंसान आया होगा तो उस समय उसका कोई समाज नहीं था, उस समय कोई सिविलाइजेशन नहीं था। वे लोग एक साथ कैसे रहना है, एक साथ कैसे उठना बैठना है, उनको पता नहीं था। वे अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। अतीत में लोग अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। लोग जो है अपना पेट भरने के लिए, खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। मछलियां तथा चिड़िया पकड़ते थे। वे लोग मछलियां भी पकड़ते थे, चिड़िया भी पकड़ते थे। फल, कंद, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां इकट्ठे किया करते थे। वे लोग जंगलों से फल, कंदमूल, दाने, पत्ते, पत्तियां और अंडे जो है ये सब इकट्ठा करते थे अपने भोजन के लिए। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। हमारे भारतीय गर्म मौसम है। हमारा भारतीय उपमहाद्वीप बहुत ही गर्म मौसम है। यहाँ पर बहुत तरह के मौसम हैं। इसमें अनगिनत प्रजातियों वाले पेड़ पौधे मिलते हैं। इसीलिए हर मौसम में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। इसलिए क्या है, इसमें हर मौसम में हर अलग अलग मौसम में पेड़ पौधों से खाद्य पदार्थ मिलते थे, जो है वही उनका मुख्य स्रोत था, फल या और कुछ भी। लेकिन यह सब कर पाना आसान नहीं था। लेकिन क्या है, यह जो इतना आसान नहीं था, जो उनको फल या और सब कुछ पत्तियां ये सब खाते थे, उनको ये सब आसान नहीं था। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन से फल खाने योग्य है। सबसे पहली बात है कि हम लोग तो फल देखकर खा लेते हैं कि ये फल खा सकते हैं, लेकिन उस समय उन लोगों को फल देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता था कि ये फल खाने के लायक है भी या जहरीले है या इससे कोई नुकसान पहुंच सकता है, और कौन से फल नहीं खाने हैं उनको पता नहीं था। क्योंकि कुछ फल विषैले भी होते हैं, क्योंकि कुछ फल जहरीले विषैले होते हैं, जिससे इंसानों को, मनुष्यों को नुकसान कर सकता है या उनकी जान भी जा सकती है। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज्यादा तेज भागते हैं। ऐसे कई जानवर हैं जो क्या है, हम इंसानों से ज्यादा तेज भागते हैं, जैसे कि चीता, हिरन, ये सब। तथा हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। और वे सब जानवर कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो हम इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, हम मनुष्यों से ज्यादा बलवान होते हैं। जानवरों के शिकार और चिड़िया तथा मछलियां पकड़ने के लिए उन्हें बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। हम मनुष्य इंसानों को उस समय अतीत में या अभी भी जानवरों को अगर शिकार करना है तो उससे ज्यादा तेज होना पड़ेगा, ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उसका शिकार करने जाएंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो हम पर हमला करके हमारा ही शिकार कर ले, उल्टा हो सकता है। और वे कई बार ऐसा होते थे, उनका पीछा करते करते वे लोग बहुत दूर तक आगे निकल जाते थे। वे
जानवर आगे निकल जाते थे क्योंकि उनको वो तेज भागते थे। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। जो लोग ऐसे जंगलों से जंगल के पेड़ पौधों से खाना, जंगली जानवरों का शिकार और इधर उधर से खाना जुगाड़ करते थे अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं आखेटक। आखेटक या संग्राहक, क्योंकि वे लोग संग्रह करते थे, एक जगह जमा करते थे, दूसरे इधर उधर से जमा कर लाते थे, इसीलिए हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह कहते हैं। आखेटक या शिकारी समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे अनेक कारण थे। आखेटक जो थे या शिकारी जो थे, वे लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे क्योंकि उनको एक जगह शिकार कर करके उस जगह पर कई जंगली जानवर खत्म हो जाते थे, या वहाँ के फल फूल पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य भोज्य पदार्थ होते थे वे सब खत्म हो जाते थे। इसीलिए क्या है, हर बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पहला, एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहने पर वे आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। जैसा कि मैंने बोला, एक ही जगह पर ज्यादा दिन रहने से उस जगह के जानवरों को मारकर खा जाते थे, विलुप्त कर देते या खत्म कर देते उस जगह से, या ऐसा होता था कि उस जगह के पेड़ पौधों को भी, जो खाने योग्य पेड़ पौधे हैं, उनको खत्म कर देते थे। दूसरा, जानवर भी अपने भोजन के लिए जगह बदलते थे, और जानवर कभी कभी ऐसा होता था कि उसके जो जहां आखेटक या खाद्य संग्रह लोग रहते थे अतीत में, वहां पर क्या है, आसपास जंगली जानवर तो होता ही था। वे जंगली जानवर आसपास कुछ दिन ऐसा है कि वहां पर जंगली जानवरों को वहां खाना मिलता था, इसीलिए वहां आते थे। कुछ समय बाद वहां पर खाना उन जानवरों का खत्म हो गया, इसीलिए वह दूसरी जगह चले गए, इसीलिए उनको वहां से उन जानवरों को जाना पड़ता था, इसीलिए उन लोगों को भी वहां से मजबूरन जाना पड़ता था। तीसरा बात यही है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में पेड़ों और पौधों में फल फूल होते थे। और तीसरा कारण यही है कि जैसे मौसम चेंज होता था, मौसम में बदलाव आता था, ठंडा से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से पतझड़, या कुछ और, तो उस समय पेड़ पौधों में भी फल फूल खत्म होता था, या उस समय दूसरे जगह पर फूल आते थे, फल आते थे। चौथा सबसे बड़ा मेन कारण, पानी की आवश्यकता के कारण भी वे घूमते रहते थे। हम इंसानों को सबसे ज्यादा जरूरी है हवा और पानी का। कभी कभी किसी जगह पर पानी, गर्मी के मौसम में पानी सूख जाने के कारण वहां पर पानी ना मिलने का चांस रहता है, वहां पर पानी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह से जाते हैं और वहां पर पानी प्राप्त करते हैं। क्योंकि जल स्रोतों में हमेशा पानी नहीं रहता। जल स्रोत जो थे उस समय तो बोरिंग और पंप नहीं होता था, जिससे क्या है, उस समय वहां पानी मिलता नहीं था। जो जलाशय होते थे वहीं पर पानी मिलता था, पोखर, नदी या तालाब, झील जो भी है वहां पर पानी मिलता था। वो जब गर्मी के कारण या कई कई अन्य कारणों से सूख जाता था या खत्म हो जाता था, तो उस कारण से भी उस जगह से उन लोगों को वहां से हटना पड़ता था। शिकार करते आदि मानव, इस चित्र में, चित्र 2.1 में दिखाया गया है, शिकार करते आदि मानव। ये जो अतीत में लोग थे, ये शिकार करते हुए दिखाया गया है, किस तरह जानवरों का शिकार कर रहे हैं। हाथ में भाला लिए हुए हैं, कोई पत्थर हाथ में लिया हुआ है, कोई पकड़ने के लिए है। आदि मानव का निवास स्थान, आदि मानव का निवास स्थान कहाँ था, वे लोग कैसे रहते थे, ये सब अभी पढ़ेंगे। देखिए आगे, आदि मानव के रहने का स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं। अभी तक हम लोगों को जो मिला है आदि मानवों के रहने का स्थान, वो क्या है, गुफा, कंदराओं, नदी और झीलों के पास में, किनारे में, ये सब जगह पर आदि मानव रहते थे।
मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे। मानव जो है धूप, वर्षा और ठंड से, धूप से, गर्मी से और वर्षा से और ठंड से बचने के लिए और साथ ही साथ जंगली जानवरों से, खतरनाक जंगली जानवरों से बचने के लिए वे लोग गुफा में रहते थे और कंदराओं में रहते थे। नदियों और झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था। नदी झीलों से उन लोगों को पानी मिलता था। जिन स्थानों पर हम मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष मिले हैं। हम मानव अतीत में जिस जगह पर रह रहे थे उन स्थानों पर पत्थरों के औजार या कई और तरह के औजार मिले हैं। उसे हम उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, जहां पर औजार मिले हैं उस जगह को उद्योग स्थल या आवासीय स्थल कहते हैं। ऐसा इसीलिए कि लोग अपने आवास के पास ही औजारों को बनाने का काम करते होंगे। ऐसा इसीलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि लोग जहां रहते हैं शायद उसी के आसपास ही लोग औजार बनाते होंगे। पाषाणकालीन औजारों के निर्माण। पाषाण काल में औजारों का निर्माण कैसे हुआ था? पाषाणकालीन का मतलब है पत्थर। पत्थरों के युग, जब पत्थर से हथियार बनाए जाते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि औजार कैसे बनाते हैं? बच्चों, तुम लोग क्या ये बता सकते हो कि औजार कैसे बनाते हैं, हथियार कैसे बनाते हैं? आज के औजार कौन बनाता है? आज हम लोग जो औजार देखते हैं, चाकू, छुरी, बंदूक, पिस्तौल, ये सब, आओ हम पता करते हैं कि पाषाणकालीन औजार कैसे बनाए जाते थे। आओ हम लोग पता लगाते हैं, जानकारी लेते हैं इस किताब से, इस चैप्टर में, कि पाषाणकालीन औजार, पत्थर से बने औजार कैसे बनते थे। उस काल में औजार दो तरीके से बनाए जाते थे। उस समय में, अतीत में, पत्थरों से उस समय में औजार जो है दो तरह से बनाया जाता था। पहली विधि, पत्थरों से टकरा कर, पत्थरों से जो है पत्थर को टकरा कर, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उस पत्थर को एक हाथ लेकर दूसरे पत्थर से आज की हथौड़ी जैसा वार किया जाता था। मान लेते हैं कोई मेरे हाथ में, तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है, उसको हम लोग को नुकीला बनाना है तो हथौड़े से ठोक ठोक कर, मार मार कर उसको नुकीला बना देते हैं। वैसे ही उस समय पत्थरों से पत्थर को मार मार कर नुकीला बना देते थे, जिससे धीरे धीरे पहला पत्थर एक निश्चित औजार का रूप ले लेता था। और जो एक हाथ में पत्थर रखा हुआ था और दूसरा हाथ से पत्थर मारते थे तो पहला जो पत्थर है वह धीरे धीरे नुकीला बन जाता था। दूसरी विधि को दबाव विधि या बलय विधि कहते हैं। जो दूसरी विधि है उसको दबाव विधि या तो बलय विधि कहते हैं। इसमें पत्थरों को एक निश्चित जगह पर रखकर पत्थरों के औजारों या हड्डियों के निश्चित आकार को रखकर बड़े पत्थरों से दबाव देकर तोड़ दिया जाता था। दूसरा विधि में क्या होता था, किसी पत्थर को रख दिया जाता था और दूसरे पत्थर या दूसरे हड्डियों या किसी और चीज से उनको दबाव देकर एक आकार में तोड़ लिया जाता था। तो दूसरा पत्थर भी औजार के रूप ले लेता था और दूसरा जो पत्थर होता था वह भी औजार जैसा नुकीला धार बनकर औजार बन जाता था। वस्त्रों का निर्माण। चलिए, वस्त्रों का निर्माण, हम लोग जब वस्त्र पहन रहे हैं, ये वाला तो नहीं, पहले जमाने वाला देखते हैं। पाषाणकालीन मानव जानवरों के मांस का उपयोग अपनी भूख मिटाने के लिए करते थे। पाषाण काल में, पत्थरों के युग में जो मानव होता था वे लोग जानवरों का मांस को अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने पेट की भूख को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता था, उसको खाकर। जब ठंड के मौसम में उन्हें ठंड का अनुभव होगा तो जानवरों के खाल तथा पेड़ के पत्तियों को वह ठंड से बचने के लिए उपयोग करते होंगे। जब ठंड के मौसम में उन अतीत के लोगों को, मानव को ठंड लगता होगा तो वे लोग जानवरों के जो खाल होते थे उनको या पेड़ की पत्तियों को
पहन लेते थे, वस्त्र का रूप देकर उनको पहन लेते थे, उसको अपने शरीर में लगा लेते थे, जिससे क्या होता था, उनको ठंड से राहत मिलता था। उनका यह वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाने वाला खाल या चमड़ी स्थायी नहीं रहता होगा। और वो जो ये चमड़े का उपयोग करते थे, खाल का उपयोग करते थे, वे क्या है, उसका हमेशा नहीं रहता था। क्यों? ये देखिए, औजार बनाकर खुदाई करने का काम कर रहा है और इससे किसी कपड़े को छेद करने का काम कर रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। ठंड का मौसम समाप्त होते ही वे उन वस्त्रों को फेंक देते होंगे। जब ठंड का मौसम खत्म हो जाता था तब वे इन वस्त्रों को, चमड़े की या खाल के वस्त्रों को फेंक देते, क्योंकि गर्मी का मौसम में वे दुर्गंध देते थे, क्योंकि चमड़ों से दुर्गंध आती थी। यह भी जाने, पूरा स्थल, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल उन जगह को कहते हैं जहां पर औजार, बर्तन और इमारती जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ये वस्तुएं जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र या नदी के तल में भी पाई जाए। ये जो वस्तुएं मिला है अभी तक, वे समुद्र के अंदर, नदी में या जमीन के ऊपर, यहाँ पर मिला है अभी तक। तो जहां जहां पर मिला है उसे पूरा स्थल कहते हैं। आदि मानव के बारे में जानकारी के स्रोत। पुरातत्वविदों के को जमीन की खुदाई, जमीन और झीलों के ऊपरी भाग में पाषाणकालीन कुछ पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों को जमीन में खुदाई करते समय या झीलों के आसपास में पाषाणकालीन जो है कुछ पत्थर, लकड़ी, हड्डी का, ये सब का अवशेष मिला है, जिससे आदि मानव के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उससे हम लोग क्या पता चलता है कि आदि मानव लोग कैसे रहते थे और किस किस जगह पर, किन किन जगहों पर रहते थे। चित्र 2.5, 2.6 तथा 2.7 में पाषाणकालीन औजारों को दिखाया गया है। इसमें भिन्नताएं ढूंढने का प्रयास कीजिए। चित्र 2.5, ये देखिए, चित्र जो है ये 2.5 है। इसमें पाषाणकालीन औजारों को दिखाने का प्रयास किया है। ये कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इससे फेंक कर मारते थे किसी जंगली जानवर को। ये कई हजार साल बाद बनाया गया औजार है। ये कुछ नुकीले ऐसे औजार हैं जिससे शायद किसी जंगली जानवर को घायल करने या कई और काम में लाते थे। और उसके बाद में बनाए गए कुछ औजार, ये इससे शायद कुछ काटते थे या मिट्टी खोदते थे। भारत के विभिन्न स्थानों में पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं। भारत के कई स्थानों में पूरा पाषाणकालीन औजार मिला है। उड़ीसा में मयूरभंज में, मध्य प्रदेश में भीमबेटका में पाया गया है, राजस्थान के दिदवाना में, गुजरात में हिरान घाटी में पाया गया है। इन जगहों पर पूरा पाषाणकालीन औजार भी मिला है। इन जगहों पर छोटा नागपुर के विभिन्न स्थलों में प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण। छोटा नागपुर जो है उनके विभिन्न स्थलों में प्राप्त हुआ है क्या, प्रागैतिहासिक उपकरण। इस सीरियल में है, एक नंबर में है पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले। क्या मिला है? पत्थर के कुल्हाड़ी और भाले मिला है। पत्थर का कुल्हाड़ी मिला है और भाला भी मिला है। किस स्थान में? झरिया के कोयले खानों में। झरिया का कोयला खान इनमें मिला है। पूरा पाषाण युग में मिला है। पूरा पाषाण युग का यह है। चाकुनुमा धारदार पत्थर, और इसमें क्या मिला है? चाकुनुमा धारदार पत्थर भी मिला है। कहां पर? यह मिला है चाईबासा के चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी। अच्छा, संजय नदी घाटी में मिला है, चाईबासा में। यह है नवपाषाण युग का।
सुंदर कुल्हाड़ी भी मिला है। ये मिला है बुढ़ाडी तमाड़ में, ये शायद झारखंड में ही है। नवपाषाण युग में ये मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी, अब एक तांबे की कुल्हाड़ी भी मिला है बसिया में, गुमला डिस्ट्रिक्ट में। ये मिला है ताम्रयुग का। आरंभिक समाज, ये कुछ गुफाएं हैं। ये गुफाएं जो है शायद यहाँ पर लोग रहते थे अतीत में। भीमबेटका मध्य प्रदेश के, भीमबेटका मध्य प्रदेश, यह एक आवासीय पुरास्थल है। इस प्रकार की प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन तथा गुजरात के पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है। यह एक आवासीय पुरास्थल है। इस प्रकार की प्राकृतिक गुफाएं जो है कहाँ कहाँ, विंध्य और दक्कन तथा विंध्य और दक्कन और गुजरात के पर्वतीय इलाकों में पाया गया है। आग की खोज, मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे, मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे उस समय आपस में दो पत्थरों को टकराने पर चिंगारियां निकली होंगी। जब आदि मानव या अतीत में हम मानव पत्थर बना रहे थे, पत्थर के औजार बना रहे थे, पत्थरों को आपस में टकरा कर उस समय दो पत्थरों को टकराने से शायद चिंगारियां निकली होंगी। इन चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्तियां और घास जलने लगी होगी और इन चिंगारियों के कारण आसपास में, उसके पास में कोई सूखी घास थी या कोई सूखी पत्ती थी, उन पर चिंगारियां गिर जाने के कारण आग पकड़ लिया होगा और घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई होगी। और जब घास जला होगा या घास या पत्ती उस समय जला होगा तो उन आग से उनको ठंडे के दिन में राहत मिला होगा गर्मी से, तभी से मानव आग से परिचित हुआ। शायद उस समय से ही वे अतीत में आग से परिचित हुआ होगा कि आग तो बहुत अच्छी चीज है, इससे ठंड को दूर किया जा सकता है। आग का प्रयोग अनेक कार्यों जैसे रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता होगा। क्या है, आग का प्रयोग जो है कई कामों के लिए होता है। जैसे आग हम लोग रोशनी बनाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, या तो मांस पकाने के लिए करते हैं, मांस को जलाकर उनको पकाने के लिए करते हैं, या कई जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए भी आग का उपयोग करते थे। आज भी जहां घने जंगलों से हाथियों और जंगली सुअरों का झुंड निकलता है, वहां लोग लंबी लकड़ियों या बांसों के एक छोर पर कपड़ा बांध देते हैं। क्या है, जहां पर आज भी घने जंगलों में हाथी या तो कई खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, वहां पर लोग क्या करते हैं, बांसों या लकड़ी के एक तरफ कपड़ा बांध देते हैं, उसमें किरासन तेल छिड़ककर आग जला देते हैं। उसमें क्या करते हैं, आग जलाते हैं, तेल जला के तेल थोड़ा सा डालकर। इस तरह क्या होता है, जंगली जानवर आग को देखकर भाग जाते हैं। इस तरह जंगली जानवर जो है आग को देखकर भाग जाते हैं। ऐसा हमें झारखंड के सरांडा, सिल्ली, तोपचांची व टुंडी आदि क्षेत्रों में देखने को मिला है। ऐसा हमको लगभग झारखंड के सरांडा, सिल्ली, तोपचांची या टुंडी इन क्षेत्रों में क्या है, ऐसा देखने को मिला है। यह भी जाने, प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का उपयोग होता था। प्राचीन काल में जो है आग जलाने के लिए थोड़ा सा चमकीला पत्थर होता है व्हाइट कलर का, उससे भी शायद आग जलाता था। जलवायु परिवर्तन, अब क्या हुआ, जलवायु का परिवर्तन होने लगा। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, आज से 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में परिवर्तन व परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। आज से लगभग 12,000 साल पहले दुनिया का जलवायु में, दुनिया के वातावरण में परिवर्तन होने लगा, जिससे क्या हुआ, गर्मी जो है बढ़ने लगा। धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे, धीरे धीरे घास वाला मैदान बनने लगा और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी।
इससे क्या हुआ, भेड़ बकरी गाय आदि की संख्या बढ़ने लगा, क्योंकि वे लोग घास खाते थे तो घास वहां पर मिलने लगा। घास मिलने से वहां पर हिरन, बारहसिंगा, भेड़ बकरी गाय आदि क्या हुआ, उन जानवरों का संख्या बढ़ने लगा। मानव भी इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगी, और हम इंसान जो है उन जानवरों का खान पान, रहन सहन, प्रजनन और सब कुछ धीरे धीरे समझने लगे। लोग इन जानवरों को अपनी जरूरतों के अनुसार पालने लगे होंगे, और जैसे उनके बारे में पता लगा कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनको वैसी सुविधा देकर उनको पालने लगे। मौसम में परिवर्तन के अनुसार कुछ इलाकों में गेहूं, जौ और धान के अनाज प्राकृतिक स्वरूप से उगने लगे होंगे, और जैसे मौसम में परिवर्तन होने लगा वैसे गेहूं, धान, अलग अलग अनाज प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक रूप से उगने लगा होगा। जैसे बरसात के समय में धान उगने लगा होगा, और ठंडा का समय में क्या हुआ, गेहूं उगने लगा होगा। उन अनाजों के स्वाद को चखकर मानवों ने भोजन के लिए इन्हें इकट्ठा करना शुरू किया होगा। और क्या हुआ, जैसे अनाज पका, कोई उनके अनाजों के स्वाद को चखा होगा, और क्या हुआ, धीरे धीरे उन आदि मानव या अतीत में लोग क्या हुआ, क्या क्या करने लगे, उनको भोजन के रूप में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, मानव विकास की ओर अग्रसर होने लगा। धीरे धीरे मानव जो है अतीत से पुराने समय में धीरे धीरे वे लोग विकास की तरफ बढ़ने लगे। उनको हर चीज समझ में आने लगा कि जानवर कैसे पालना है, ये फसल कैसे लगाना है। नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 या 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। नवपाषाण युग जो है 10,000 साल से 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें मानव पूर्ण रूप से स्थायी और विकसित हो गया था, और नवपाषाण युग में मनुष्य जो थे वे लोग पूर्ण रूप से विकसित हो गए थे। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। आज से लगभग 12,000 साल पहले से लेकर आज से लेकर 6,000 साल पहले तक क्या हुआ, मनुष्य जो थे धीरे धीरे विकसित होने लगा था। इस समय को ही पाषाण युग कहते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको अगले अध्याय में मिलेगी। इसका जो है विस्तृत मतलब पूरी जानकारी इसके बारे में अगले चैप्टर में मिल जाएगा। आगे भी जाने। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का जो आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण काल में क्या था, मानव का जीविका आधार शिकार पर था, पूर्ण तरीके से शिकार पर निर्भर रहता था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का जो आविष्कार हुआ था चक्का का, उसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में ही हुई थी, और कृषि का जो शुरुआत हुआ था वो भी नवपाषाण काल में हुई थी। शैल चित्रकारी, रॉक आर्ट। प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजाकर रखना सीख गए होंगे। शायद प्राचीन काल में जो लोग रह रहे थे वे लोग उन जहां रह रहे थे उनको सजाकर रखना सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया, और पाषाण खंड पर आकृति को उकेरे तथा प्रथम कला का निर्माण किया। वे लोग क्या किए थे, अपने औजारों से जिन गुफाओं में रह रहे थे, जिन कंदराओं में रह रहे थे, वहां पर अपने औजारों से उन गुफाओं को उकेर उकेर कर कोई चित्रकारी कर रहे थे अपने औजारों से, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, उस चित्रकारी को शैल चित्र कहते हैं। वे इन चित्रों को खाली समय में मेहनत से बनाकर खुशी का अनुभव करते थे। शायद वे लोग इन चित्रों को जो बनाते थे पत्थरों के औजारों से, गुफाओं में उकेर उकेर कर जो चित्र बनाते थे उनको बनाकर वे लोग बहुत खुशी महसूस करते थे। शायद इन चित्रों का विषय मुख्यतः आखेट, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं ज्यामितीय आकृति के नमूने होते थे। ये जो चित्र होते थे उनके, ये आखेट, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं ज्यामितीय आकृति होते थे। आखेट का मतलब है शिकार करना,
या जमा करना, पशु पक्षियों का भी चित्रकारी करते थे, पेड़ पौधों का भी चित्रकारी करते थे, कुछ ज्यामितीय आकृतियां भी मिले हैं। ऐसी चित्रकारी हमें अजंता एलोरा जो महाराष्ट्र में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बिहार के भागलपुर, राजगीर तथा झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। ऐसी जो चित्रकारी है वे कहाँ मिला है? अजंता में मिला है, एलोरा महाराष्ट्र में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बिहार के भागलपुर में भी मिला है, राजगीर में भी मिला है तथा झारखंड के हजारीबाग से भी प्राप्त हुआ है। ये देखिए, ये जो चित्र है ये क्या है? प्राचीन काल में एक गुफा में बनाया गया चित्र है। झारखंड के हजारीबाग, गढ़वा, रांची, कोडरमा व गिरिडीह आदि कुछ जिलों में शैलचित्र प्राप्त हुए हैं जिसके खोजकर्ता निम्नलिखित व्यक्ति हैं। झारखंड के जो है गढ़वा, रांची, कोडरमा व गिरिडीह में इन सब जिलों में शैलचित्र प्राप्त हुआ है जिसके खोजकर्ता निम्नलिखित व्यक्ति है। जैसे हजारीबाग में जो मिला है वो बुल्लू इमाम है, गढ़वा में जो है डॉक्टर राकेश तिवारी, रांची में जो है वह डॉक्टर बिंदुला जायसवाल, कोडरमा में जो मिला है गिरिडीह में वो डॉक्टर AK प्रसाद। इन सब ने इन जगहों पर शैलचित्र को खोज निकाला है जो अतीत में मानवों ने बनाया था उनको। ये जो है बुल्लू इमाम है, बुल्लू इमाम का चित्र है। शैलचित्र भावनाथपुर, गढ़वा के भावनाथपुर में शैलचित्र मिला है। गढ़वा के शैलाश्रय भावनाथपुर प्रखंड के घने जंगल में कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। गढ़वा के शैलाश्रय भावनाथपुर प्रखंड जो है वहां पर घने जंगलों में कैमूर पर्वत है। कैमूर की ये पहाड़ियां चूने पत्थर की है क्या, जो शैलाश्रयों के प्राकृतिक रूप में सर्वदा अनुकूल है। यहाँ चित्रों को गेरू मिश्रित घोल एवं कूची की सहायता से बनाया गया है। और वहां पर जो है चित्रों को क्या क्या से बनाया है? गेरू मिश्रित घोल एवं कूची की सहायता से बनाया गया है। अधिकांश चित्रण प्राकृतिक शैली के हैं और सबसे ज्यादा जो चित्र है वहां पर प्राकृतिक शैली का ही है। पशु चित्रों का रेखांकन बड़ा ही स्वाभाविक है। पशु का जो चित्र है वह सबसे ज्यादा ही मिला है। इन पशु आकृति में हिरण एवं बारहसिंगे प्रमुख है। पशु का जो आकृति मिला है, चित्रण मिला है, सबसे ज्यादा क्या है? हिरण का है और बारहसिंगे का है। इन शैल चित्रों में चिन्ह एवं संकेत भी देखने को मिलते हैं। इन शैल चित्रों में चिन्ह भी मिला है, संकेत भी मिला है कुछ। शैल चित्र हजारीबाग का इस्कोग्राम, हजारीबाग में इस्कोग्राम है। हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड में, हजारीबाग जिले का बड़का गांव नाम का प्रखंड है, वहां पर अवस्थित इस्कोग्राम की पहाड़ी में शैलचित्र की खोज बुल्लू इमाम ने की थी। बुल्लू इमाम ने हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड में इस्कोग्राम नाम का एक गांव है जहां पर क्या है? शैलचित्र खोज किया है। यहाँ 3 शैलाश्रय के अंदर शैलचित्र मिले। वहां पर 3 शैलाश्रय थे। शैलाश्रय का मतलब है जो गड्ढा, वही, उनके अंदर 3 शैलचित्र निकाले हैं। शैलाश्रय 1 में, शैलाश्रय 1 में यह एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है और यह कहां पर है? पहाड़ी के अंदर है। यह काफी बड़ा है और यह क्या है? सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। इनके अंदर एक नाला है जो सालों भर बहता है और उसके अंदर क्या है? एक नाला है जो सालों भर बहता रहता है। इस नाले के माध्यम से पाषाणकालीन प्रस्तर औजार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर क्या हुए हैं? पाषाणकालीन औजार मिला है जिससे मध्य पाषाण काल में मानव के इस क्षेत्र में रहने की पुष्टि होती है। जिससे क्या पुष्टि होता है? जिससे क्या कंफर्मेशन होता है कि इस समय में मध्य पाषाण काल में मानव इस क्षेत्र में रहते थे। दीवारों पर पशुओं व वनस्पतियों के सुंदर शैलचित्र मिले और वहां पर क्या मिला है? उनके दीवारों पर पशुओं के और पेड़ पौधों के शैलचित्र मिला है जो कि सुंदर है। शैलाश्रय 2 में यह एक छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा और क्या है? शैलाश्रय 2 जो है वह छोटे आकार का, छोटा साइज का प्राकृतिक गुफा है। यह कोहबर नाम से प्रसिद्ध है जो
कोहबर नाम से जाना जाता है। शैलाशय 3, इस शैलाशय के अंदर 26.5 गुना 3 मीटर का चित्र मिला है। इधर 26.5 का 3, 26.5 गुना 3 मीटर, 26.5 गुना 3 मीटर का मतलब यही है कि इधर 26 है, इधर 26 और इधर 3, इतना बड़ा शैल चित्र मिला है, इसमें मानवों एवं पशुओं का अंकन प्रमुखता से किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि मानव और पशुओं को सबसे ज्यादा आंका गया है। मनुष्य के हाथ एवं पैर स्पष्ट रूप से अंकित है। इसमें क्या है, मनुष्य का जो है हाथ और पैर को सबसे ज्यादा अंकन किया गया है स्पष्ट रूप से। कुछ स्थानों पर एक पुरुष अपने कंधों पर शिकार लिए हुए हैं, और इस चित्र में कुछ स्थानों पर ऐसे हैं जो एक पुरुष है वह अपने कंधे पर शिकार को लिए हुए हैं, जंगली जानवर का जो शिकार किया है या किसी भी जानवर का शिकार किया उसको लिए हुए हैं। यह आखेट का दृश्य है। इसका मतलब यह है कि वे शिकार करते थे या संग्रह कर रहे हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं। आखेटक को इंग्लिश में हंटर कहते हैं। दुर्गंध को बैड स्मेल कहते हैं। प्रजनन को रिप्रोडक्शन कहते हैं। पुरास्थल को आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं। उद्योग को इंडस्ट्री। आविष्कार को डिस्कवरी। शैल चित्र को रॉक आर्ट। नवपाषाण काल को नियोलिथिक। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।